ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। ओम श्री गण गणपते नमः। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के नवम भाव की। नवम भाव, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक धर्म ट्राइंगल का पार्ट है। पहला, पांचवा और नौवां, ये तीन घर जो है धर्म ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। शेयर हो रहा है। जी जी। सर। देखो, हमने पढ़ा पहला, लगन भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने जब धर्म ट्रायंगल, क्योंकि हमारे जिंदगी के चार स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और धर्म ट्रायंगल जो है वो 1 5 9, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। अब देखो, जो धर्म है ना, हमारे जो बुक्स हैं या हमारे जो शास्त्र हैं, मनु ने जैसे 4 वर्ण बना रखे हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? हमारे समाज को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से हैं? कर्म के अनुसार। कौन कौन से चार धर्म वर्ण अर्थ। हैं? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सुना हुआ है? यस सर। जी सर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 लोगों को काम के अकॉर्डिंगली, काम के जैसा वो कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। जो ब्राह्मण है उनका काम है ज्ञान लेना, ज्ञान देना। जो होते हैं क्षत्रिय, उनका काम होता है प्रोटेक्शन, रक्षा करना समाज की। जो होते हैं वैश्य, उनका काम होता है बिजनेस। और जो होते हैं शूद्र, शूद्र का काम होता है सेवा करना। तो ये मनु ने ये समाज को 4 हिस्सों में बांट रखा है। हमारे जो जितना भी हमारी ग्रंथ बोलते हैं, हमारी शास्त्र बोलते हैं कि 4 वर्ण हैं। उसी तरह हमने धर्म के लिए भी, देखो धर्म एक चक्कर है। धर्म के बारे में क्या समझते हैं आप? क्या है धर्म? मंजू जी, धर्म क्या है? क्या है धर्म में? मैंने पढ़ा नहीं, आप बताएं अच्छा, धर्म धर्म के कहते हैं बारे में। हमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमें पीछे हमारे जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारा धर्म सिखाता है कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं दुनिया को सही तरीके से चलाने के लिए। तो वो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं समाज में, अपने परिवार में, देश में, देश हित, परिवार हित। उसके अकॉर्डिंगली हमें कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो क्या है रूल्स एंड रेगुलेशंस? उसमें कुछ मनु ने जैसे बताया, वो कहता है सबसे पहले है आपका पेशेंस। पेशेंस क्या है? धैर्य। किसी भी काम के लिए हमें, हम लोगों में सहन शक्ति होनी चाहिए, शांत रहना, क्रोध ना करना। ये होता है पेशेंस। हर आदमी को हमें ये सिखाया जाता है बचपन से कि शांत रहो, गुस्सा ना करो, सहन शक्ति होनी चाहिए आप में। और हर चीज टाइम से मिलती है, तो पेशेंस भी होनी चाहिए। ये सिखाया है सभी लोगों को शुरू से कि धीरे धीरे काम होगा, शनै शनै होगा, 1 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी इंद्रियां हैं, उनको वश में रखना, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। धर्म में ये भी सिखाया जाता है। जितनी भी हम गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, कोई भी वेद पढ़ें, हर जगह पे ये चीजों के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है कि आप में सहन शक्ति होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और किसी भी चीज के बारे में आर्गुमेंट करने से पहले आपके पास कोई रीजन होना चाहिए या आपके पास लॉजिक होना चाहिए। फिर क्षमा, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करने की आप में एक आदत होनी चाहिए। तो अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ कर दो। और उसके अलावा पवित्रता,
पवित्रता क्या है? मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध होना चाहिए मन। अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, और कर्म और वचन सही बोलो, अच्छा बोलो। मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा, ये हम हमेशा प्रीच करते हैं कि होना चाहिए आदमी को, उसके काम शुद्ध होने चाहिए। फिर आती है ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ऑनेस्टी, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ पे आप काम करते हो उसके प्रति, लोगों के प्रति आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। मन में कपट, झूठ नहीं होना चाहिए। ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, सच्चा बोलो। क्या होगा शॉर्ट टर्म में? कई बार ये कलयुग है, आदमी को लगता है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो तरक्की करे जा रहे हैं और हम अभी पीछे रह रहे हैं। लेकिन नहीं, इन द लॉन्ग रन अगर आपने किसी के साथ अच्छा काम किया है, एक तो मन में संतुष्टि रहती है, और दूसरा हमें किसी चीज का डर नहीं होता। एक झूठ अगर बोलते हैं तो उसको करने के लिए 100 बार हमें अलग अलग झूठ बोलने पड़ते हैं उसको छुपाने के लिए। और अगर आपने सच बोला है तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं करना। सच हमेशा एक जगह पे स्थिर रहता है। फिर नॉलेज ऑफ लर्निंग, कहते हैं ज्ञान लो, ज्ञान दो, पढ़ो और पढ़ाओ। हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप लर्निंग करते रहो। सेंसेस को कंट्रोल करो, बोलो अच्छा। एक तो होता है सेल्फ कंट्रोल अपनी इंद्रियों के ऊपर, काम वासना के ऊपर आदमी के कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल ओवर सेंसेस भी होना चाहिए। कहाँ पे क्या बोलना है, किससे क्या बोलना है, हर चीज का जो है 5 सेंसेस होती हैं, आपको पता है, देखना, सुनना, सूंघना, सोचना, ये सारी जो चीजें हैं हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ गया सबसे बड़ी चीज, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हर जगह पे प्रॉब्लम है। गुस्से में आदमी हर काम बिगाड़ता है। अगर वो शांत रहे तो वही सब चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक पेशेंस की बात की हमने, धैर्य है, सहन शक्ति है, सेल्फ कंट्रोल है आपका अपनी इंद्रियों के ऊपर, रीजनिंग है, लॉजिक, क्षमा याचना, क्षमा करना, किसी को क्षमा कर देना, और पवित्रता। फिर इसके बाद आपकी ऑनेस्टी, आप कितने ईमानदार हो, सच्चाई कितनी है आप में। लर्निंग, देखो जो आदमी डे डे बाई डे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, पढ़ता रहता है, तो वो अपडेट भी रहता है, और उसकी जो है बुरे कामों में ध्यान नहीं जाता। वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करना रहता है। कंट्रोल ओवर सेंसेस है, लाइक किसी तरह का हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और एब्सेंस ऑफ एंगर, दैट इज गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखो ये तो है एक सिंपल सी बात, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि आदमी को धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म में कई चीजें आएंगी, तो जो है मैंने आपको ये बताया हुआ है कि देखो पहला भाव है आदमी का, पैदा होता है। दूसरा होता है जब उसका परिवार बनता है, पैसा इकट्ठा करता है। तीसरा उसके भाई बहन, चौथा उसकी माता, उसका सुख, पांचवा घर उसके बच्चों का, छठा घर उसके दुश्मन का, सातवां घर उसकी पत्नी का, आठवां घर जो होता है वो पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो इस स्टेज तक आदमी ने जिंदगी में अपना सारा सिस्टम सेट कर लिया होता है। तो जो नाइन्थ भाव आता है, नौवां भाव, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है जिंदगी। नाइन्थ हाउस इज लाइक गेटिंग, तो नौवां भाव जो है ना, वो हमने पढ़ा हुआ है लक हाउस, किस्मत का घर। अब देखो एक आदमी कहता है कि मैंने मेहनत बहुत की है लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते। एक वो आदमी है, वो थोड़ा सा काम करता है और उसकी लक फेवर करती है, लाखों कमा लेता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरा गुजारा नहीं चलता। तो ये नाइन्थ हाउस जो है ना, इससे हम देखते हैं आदमी की किस्मत। एक आदमी को मिल गई जमीन उपजाऊ, जब अगर उपजाऊ जमीन मिलती है तो उसमें थोड़ा भी वो मेहनत करता है तो उसकी फसल बहुत बढ़िया हो जाती है। और एक आदमी को मिल जाती है बंजर जमीन, तो जो बंजर जमीन मिलती है उसमें बहुत मेहनत करने के बाद भी
गुजारे लायक ही उसका काम होता है। तो नवा भाव जो है वो आपके भाग्य का है। अगर हमने पीछे अच्छे कर्म किए हैं तो यहाँ पे थोड़े एफर्ट करने के बाद भी, पिछले जन्म में अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो थोड़ा कर्म करने के बाद भी आदमी को बहुत बढ़िया प्राप्ति हो जाती है, इज्जत, मान, रेपुटेशन, समाज में इज्जत, पैसे की अबंडेंस, हर चीज मिल जाती है। एक और आदमी आता है पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ मेरा गुजारा नहीं होता। अगर उसको बंजर जमीन मिल गई तो जितनी मर्जी एफर्ट कर ले वो उसका गुजारा मुश्किल से होता है। तो ये नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं, कहते हैं ए फेवरेबल नाइन्थ हाउस इज लाइक गेटिंग ए फर्टाइल लैंड फॉर योर सेल्फ। अगर आपको एक अच्छी अबंडेंट उपजाऊ जमीन मिल गई तो बहुत बढ़िया, लिटिल एफर्ट मैक्सिमम रिटर्न। दूसरी तरफ अगर यही घर खराब है, नाइन्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, खराब प्लेनेट बैठा हुआ है, नौवें घर का मालिक खराब है, नौवें घर में खराब प्लेनेट बैठा हुआ है, किसी तरह से भी कोई अफ्लिक्शन आती है, जैसा आपको पता है अफ्लिक्शन कैसे आएगी, नौवें घर का मालिक नीच हो जाए, नौवें घर के स्वामी के साथ कोई खराब प्लेनेट बैठ जाए, नौवें घर के को कोई खराब प्लेनेट देख जाए, ये सभी चीजों को लेते हुए अगर वो इफेक्टिव नहीं है, बैरन लैंड है, तो यू हैव टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स टू रीच इवन स्मॉल बेनिफिट्स। सो ये एक बहुत चिंता का विषय है। अगर नौवां भाव खराब है तो हम अभी क्या कर सकते हैं? पिछले जन्मों के कर्मों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं ताकि हमारा अगला जन्म भी खराब ना हो। और धर्म जो है ना, वो एक चक्कर की शेप में दिखाते हैं। आदमी का जन्म होता है, वो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उसकी डेथ होती है, फिर वो नए जन्म में आ जाता है। तो हमारा ये जीवन चक्कर चलता ही रहता है, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो हम जो भी अच्छे कर्म अभी करेंगे वो कहीं ना कहीं हमें जाके आगे बेनिफिट जरूर देंगे। कहते हैं कि धर्म हमारी, जो हिंदुइज्म कहते हैं, अप होल्डिंग कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर, ऊपर से जो ग्रहों का सारा चला हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर, ये इनका कानून व्यवस्था, उसको हमने मेंटेन करना है और उसको अप करना है। ड्यूटीज जो हमारी हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या हमें लॉज अपने ऊपर लगाने चाहिए। तो धर्म हमें ये बताता है कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है। तो कहाँ पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, और जैसे हम कहते हैं दूसरों की मदद करो, हमें यही बताया जाता है। आप अगर किसी की मदद करते हो तो देखो, जब आपको जरूरत होती है कोई आपकी मदद कर देता है। हो सकता है जिस आपकी आपने जिस आदमी की मदद की है वो आपके उस टाइम काम ना आए। यही कहते हैं ना लोग कि यार मैंने इसका बहुत किया जब मेरे को जरूरत ही नहीं आया। लेकिन हमारा भी कोई काम रुकता नहीं है, जब हमें कोई जरूरत होती है तो कोई और आदमी आ जाता है हमारा काम। तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हायर विजडम, चक्रा इज सिंबल ऑफ धर्म। चक्रा मीन्स मूविंग फॉरवर्ड, आगे आगे बढ़ते रहना है। इस इन एस्ट्रोलॉजी जन्म मृत्यु का खेल है। और देखो, नौवे भाव से हम देखते क्या है, ये नौवा भाव, हम धर्म की बात तो कर रहे हैं, नौवे भाव से हम देखते क्या है? इस स्टेज तक आते हुए ना आदमी थोड़ा सेटल हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो जिंदगी की दौड़ भाग में लगा रहता है। जब तक जिंदगी का ये पड़ाव शुरू होता है ना, आदमी थोड़ा सेटल हो जाता है और वो अगले जिंदगी के अपने पर्पस के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मेरी जिंदगी में दुनिया में आने का पर्पस क्या है। मेरे को अगर पूजा पाठ करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या कुछ समाज के प्रति मेरी कुछ ड्यूटीज बनती हैं लोगों का कुछ ना कुछ। तो इस टाइम में लोग, कोई धर्म में लग जाता है, कोई कर्म में लग जाता है, ये क्या करते हैं, इट इज टाइम फॉर गेटिंग इनटू धर्मा पाथ इन लाइफ। तो हम धर्म की तरफ थोड़ा चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग धार्मिक संस्थाओं के मेंबर बन जाते हैं, कोई बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई बाबाओं के लेक्चर सुनना शुरू कर देते हैं। भटकना होती है क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, लेकिन मन चल रहा होता है कि हमने काम अच्छा करना है। तो हम एक चीज को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी चीज को, और सोचते हैं कि उसको ठीक करना है, तो धीरे 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 ठीक होनी शुरू हो जाती है। कहते हैं धर्मा, इस भाव से हम क्या करते हैं, नाइन्थ हाउस, अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं।
ये सारा हो रहा था फिलोसफिकल। तो नाइन्थ हाउस जो होता है, इस भाव से हम आदमी की मानसिक वृत्ति, उसकी सोच कैसी है। अगर नौवां भाव खराब हो तो लोग क्या होते हैं, कई बार आस्तिक नहीं होते, नास्तिक होते हैं। अब आस्तिक और नास्तिक, जो भगवान का पूजा पाठ करे, देवी देवताओं की पूजा पाठ करे, अच्छे कर्म करे, वो आस्तिक है। और जो धर्म के उल्ट चले उसको हम नास्तिक बोलते हैं। अगर नाइन्थ हाउस ठीक है तो हम कहते हैं कि आदमी धार्मिक है, धर्म के ऊपर चलने वाला है। धर्म के ऊपर चलेगा तो दान पुण्य भी करेगा, उसमें कंट्रोल भी होगा, करेक्टर ठीक होगा, शील उसका, पुण्य भी करेगा। पुण्य मतलब किसी की हेल्प कर देना, किसी को फाइनेंशियली, फिजिकली, सोशली, मॉरली हेल्प कर देना, अपग्रेड कर देना। जितने भी तीर्थ स्थान है, रिलीजियस प्रोस्यूट्स, अगर कहीं पे आदमी कहीं पे जा रहा है, वैष्णो देवी जा रहा है, या अमरनाथ जा रहा है, या केदारनाथ जा रहा है, या ज्योतिर्लिंगम जा रहा है, कोई कहता है मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं 4 जो है हमारे कर रहा हूँ, अपने तीर्थ स्थान जो हमारे पूरे हैं पूरे इंडिया में, 4 धाम कर रहा हूँ। तो ये नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं कि आदमी तीर्थ यात्रा करेगा, नहीं करेगा, धर्मी होगा, नहीं होगा, दान पुण्य करेगा, नहीं करेगा, करेक्टर अच्छा होगा, नहीं होगा, मेंटेलिटी क्या रहेगी। फिर हम देखते हैं उसकी एजुकेशन। हमने ये पढ़ा था, फिफ्थ हाउस जो होता है, जो हायर एजुकेशन का होता है, और फिफ्थ के साथ साथ हम नाइन्थ हाउस भी देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए। जब भी हम देखेंगे, लोअर मिडिल एजुकेशन के लिए फोर्थ हाउस, प्राइमरी एजुकेशन के लिए सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस से देखते हैं प्लस टू के बाद की पढ़ाई। लेकिन एक्सपेंशन, जो हमारा माइंड काम करना शुरू करता है ना, रिसर्च में पीएचडी कर लेना, रिसर्च कर लेना, किसी चीज की खोज के लिए निकल जाना, तो नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो विद्या, अपग्रेडेशन आपकी, जरूरी नहीं आप यूनिवर्सिटी में या स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़ना शुरू कर देते हो किसी चीज के बारे में, फिलोसफी पढ़ते हो, हर नॉलेज की बुक्स पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें नौवें भाव से देखते हैं। फिर नाइन्थ हाउस भाग्य उदय का भी है, लक फेवर करेगा, नहीं करेगा, कब उदय होगा। आदमी यही पूछने आता है कि मेरा किस्मत कब साथ देगी, मैं बहुत मेहनत कर लिया, भाग्य कब साथ देगा। अब यहाँ से हम नाइन्थ हाउस से विदेश यात्रा भी देखते हैं। विदेश यात्रा, फॉरेन ट्रेवल, हम नाइन्थ हाउस से, और हम देखते हैं नाइन्थ हाउस लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में बैठा है तो आदमी फॉरेन कंट्री में परमानेंट सेटल हो जाएगा, उसका भाग्य उदय फॉरेन कंट्री में होगा। उसके बारे में डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। मंत्र सिद्धि, कई लोग मंत्रों का सिद्धि करने का जो होता है, उनका मन में होता है कि ये मैं मंत्र रेगुलर करूंगा तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उत्तम विद्या, इसके अलावा पुनर्जन्म, अगला जन्म कैसा होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, अगला जन्म कैसा होगा। मंदिर देखना हो, मंदिर में जाने वाला है। गुरु देखना हो, टीचर जो आपका है। भक्ति, तो कहते हैं मैं भक्ति बहुत करता हूँ, कोई फायदा होगा, नहीं होगा, या इसी चक्कर में फंसा रहूंगा। तो बंदा 60-70 साल का होता है ना, वो जब भी आता है ना एस्ट्रोलॉजर के पास, यही पूछता है कि बाबा जी मैं भक्ति तो बहुत करता हूँ, मेरे को इसकी प्राप्ति होगी, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होऊंगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, या अगला जन्म कैसा होगा। फिर यश, तो हम कोई भी काम करते हैं किसके लिए करते हैं, क्रेडिट लेने के लिए, मेरे को वो यश मिलेगा, रेपुटेशन मेरी ठीक होएगी, खराब मेरी रेपुटेशन खराब तो नहीं हो जाएगी। यश, कीर्ति, मतलब आपका कीर्ति क्या होती है, लोगों के बीच में आपका एक अच्छा इंप्रेशन। धार्मिक ज्ञान, धर्म के प्रति आदमी को कितना ज्ञान है। एक आदमी कहता है जी मेरे को गीता मैंने बहुत नॉलेज है मेरे को, कोई कहता है जी मैंने रामायण मैंने पूरी पढ़ी है, कोई कहता है कि मैंने ये ग्रंथ पढ़ा है, मैंने ग्रंथ, उसके बारे में उस बंदे को कितनी नॉलेज है धर्म के प्रति। नाइन्थ हाउस से धर्म देखते हैं, तो धार्मिक ज्ञान। अब इसके बाद हम यहाँ से ना, देखो फर्स्ट हाउस से हमने देखा सेल्फ, पंचम भाव से देखा हमने पुत्र, और नाइन्थ हाउस से हमने देखा पुत्र का पुत्र। तो पुत्र भी देखते हैं, जो आपके फैमिली में क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चों का बेटा नहीं हो रहा, मेरे बेटे के बेटा नहीं हो रहा है, या बच्चा नहीं हो रहा है, या लड़कियां हैं तो लड़का नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, नवम भाव से पुत्र भी देखते हैं। पुत्र के अलावा देखो हम क्या करते हैं यहाँ से, अब
जो सेवंथ हाउस है हम देखते हैं पत्नी का, तो पत्नी का भाई हो गया थर्ड हाउस। जैसे हमने कहा मेरा थर्ड हाउस मेरा छोटा भाई, तो यहाँ पत्नी का तीसरा घर जो है ये घर बनेगा, सेवंथ हाउस पत्नी का, तो सेवंथ हाउस है थर्ड हाउस पत्नी के भाई का। तो हम यहाँ से साला जो देखते हैं, जातक के साले के बारे में अगर कोई प्रोडिक्शन करनी है तो हम नाइन्थ हाउस को कंसिडर कर। फिर इसके बाद और एक चीज है, ये भाई है थर्ड हाउस से, तो थर्ड हाउस से भाई है, तो भाई का सत्वां भाव जो आएगा ये आएगा, एक दो तीन चार पाँच छह सात, भाई से सातवां घर जो आएगा भाई की पत्नी का आएगा, तो यहाँ से भाभी भी देख सकते हैं। सो भाभी है, साला है, पोत्रा है, और इसके बाद आपको ये भी पता है नाइन्थ हाउस से हम फादर भी देखते हैं, तो फादर को भी देख सकते हैं नाइन्थ हाउस से। इसके अलावा हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्माओं से बात करता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग चले गए हैं उनसे भी मैं बात कर सकता हूँ। स्पिरिट्स के साथ बात करना, आत्माओं से बात करना, इनसे नाइन्थ हाउस से हम इंट्यूशन पावर भी देखते हैं। जो आदमी पूजा पाठ धर्म कर्म में रहता है, जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नियति साफ है, अच्छा पैसा कमाता है धर्म के अनुसार, कोई गलत पैसा नहीं कमाता, तो उन लोगों में पूजा पाठ करने से, किताबें नॉलेज लेने से उनमें एक इंट्यूशन पावर आ जाती है। उनको जो चीजें होने वाली हैं उनके बारे में पूर्वाभास हो जाता है। तो यहाँ से हम नाइन्थ हाउस से आदमी की इंट्यूशन पावर भी देखते हैं, और उसका मॉरल वैल्यूज क्या है। वो कई लोग बोलते बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से वो खराब होते हैं। तो जैसे मैंने बोला मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी शुद्ध होना चाहिए, वचन से भी और कर्म से भी। कर्म आप खराब कर रहे हो और बातें आप अच्छी कर रहे हो, वो यहीं से पता लगा। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये घर है एक्सपेंशन का, क्योंकि यहाँ पे 9 नंबर साइन पक्का है काल पुरुष की कुंडली में। ये 9वां घर है, 9 नंबर साइन है, तो 9 नंबर साइन का मालिक जो है गुरु है, और गुरु जो है एक फैलाव वाला एक्सपेंशन वाला प्लेनेट है। जो बृहस्पति है, बृहस्पति एक फैलाव वाला है, एक्सपेंशन वाला प्लेनेट। तो एक्सपेंसिव जो आपके एक्सपेंशन वाले थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ट्रेवल हो गया, हायर लेवल की लर्निंग हो गया, फिलोसफी हो गया, इंट्यूशन हो गया, नौवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट। अब बॉडी पार्ट्स में हम देखते हैं थाइज, जांग, अपर लेग जिसको हम बोलते हैं, टांग का ऊपर वाला हिस्सा। इसके अलावा जो हिप होती है, पिछला अपने जो बैक होती है, बैक का नीचे वाला पोर्शन जो होता है, उससे भी हम यही देखते हैं। सो थाइज हैं, हिप्स हैं, तो ये नाइन्थ हाउस से ही दिखा। ठीक है, अब नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस के दो कारक हैं। एक कारक नाइन्थ हाउस का है गुरु, क्योंकि हमने यहाँ से गुरु देखा, और 9 नंबर साइन है, तो 9वां भाव विद्या का भी है और हायर लर्निंग का भी है। तो नाइन्थ हाउस जो है, इसका जो कारक होता है वो गुरु होता है। जब भी हम देखते हैं तो कारक, इस घर को काम क्या करने वाला कौन है, ये गुरु है। लेकिन फादर भी देखते हैं, और सूरज जो है वो फादर का कारक है। तो 9वें भाव के दो कारक होते हैं, एक होता है गुरु और दूसरा होता है सूर्य। हालांकि हमने ये भी पढ़ा था कि ये लक्ष्मी ट्राइंगल है, ये 1 5 और 9, ये लक्ष्मी का ट्राइंगल है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है। और उसको में आपकी जो कुंडली देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पहला भाव है उसका कारक सिर्फ सूरज है, सिर्फ सूरज। और जो पंचम भाव है उसका जो कारक है वो गुरु है। लेकिन नवम भाव के दो कारक हैं, गुरु और सूर्य। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना कुंडली में, नवम भाव होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में देखो पढ़ना है आगे जाके कि नवम भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, नवम भाव को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, और नवम भाव के मालिक की अपनी स्थिति कुंडली में क्या है। उसके बेसिस के ऊपर हम ये एनालाइज करते हैं कि आदमी का पिछला जन्म कैसा रहेगा, हुआ होगा, और उसके कैसे कर्म रहे होंगे, और उसका अगला जो कर्म जन्म होगा वो कैसा होगा।